सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। पिछले लेक्चर में हमने एम्पियर का परिपथी नियम यहाँ तक पढ़ा था और ये कह दिया था कि मैग्नेटिज्म के लिए एम्पियर का जो परिपथी नियम है, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाउस लॉ के इक्विवेलेंट है। वही चुंबकत्व के लिए एम्पियर का परिपथी नियम ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम है। भाई आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हमको चर्चा करनी है, अध्ययन करना है। तो आइए, पहला जो हमारा टॉपिक है, परिनालिका, सोलिनॉइड। क्या है भाई परिनालिका? थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम क्या करते हैं, एक खोखला अचालक कार्डबोर्ड का बेलन या चीनी मिट्टी का बेलन ले लेते हैं। कार्डबोर्ड या चीनी मिट्टी के एक बेलनाकार नली के ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार को उसके ऊपर लपेटते जाते हैं, चिपका करके, सटा करके। मतलब किसी विद्युत रोधी तांबे के, एक विद्युत रोधी को कहते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर है हमारे पास, उसको हम क्या कर दें, उस नली के ऊपर एक दूसरे से सटा करके लपेट देते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं, उस बेलनाकार नली को उस वायर जो हेलेक्स हमारी बनी है, जो कुंडलिनी बनी है, उससे धीरे से खिसका करके बाहर कर देते हैं। तो वो बन जाएगी परिनालिका। परिनालिका मीन्स एक कुंडलनी है, हेलेक्स है, which consist insulated copper wire, और उस कॉपर वायर के बहुत सारे टर्न है, चक्कर है। तो हमारी परिनालिका हो गई। अब आते हैं धारावाही परिनालिका, क्योंकि जब तक इस परिनालिका में हम धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक वो कुछ भी नहीं करेगी, उसके कारण नो मैग्नेटिक फील्ड। तो धारावाही परिनालिका, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है कि यदि हम परिनालिका में उस कुंडलिनी में, कुंडलिनी के दो सिरे बचे हुए हैं, देखिए एक सिरा इधर है और दूसरा सिरा इधर है, इन दो सिरों से क्या कर देते हैं, हम एक सेल या बैटरी जोड़ देते हैं ताकि उस कुंडलिनी में, उस सोलिनॉइड में करंट फ्लो हो जाए। तो धारावाही परिनालिका हो गई। वो धारावाही परिनालिका क्या करती है भाई, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाती है, चुंबकीय द्विध्रुव, क्योंकि चुंबक बन जाती है। और हमने पहले ही जिक्र कर दिया था कि धारावाही परिनालिका ठीक दंड चुंबक की तरह काम करेगी। उस परिनालिका का एक सिरा एन पोल की तरह काम करेगा, अभी स्टडी करते हैं, देखिए विद डायग्राम, और दूसरा सिरा एस पोल की तरह बिहेवियर होगा। तो जब परिनालिका में धारा प्रवाहित कर देंगे तो उस परिनालिका के अंदर इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, भीतर ही भीतर। और उस परिनालिका के बाहर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। धारावाही परिनालिका के लिए दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा। क्या होगी धारावाही परिनालिका, एक दंड चुंबक की तरह काम करेगी। नंबर एक, दंड चुंबक की तरह काम करेगी तो उसके दो पोल होंगे, दो सिरे होंगे, एक एन पोल, दूसरा एस पोल, मतलब वो डाइपोल बन जाएगी। नंबर दो चीज होगी। और नंबर तीन, वो डाइपोल बन गई तो उस हेलेक्स के, उस परिनालिका के अंदर ही अंदर अलोंग एक्सेस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अक्ष के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र स्थित हो जाए, क्रिएट हो जाएगा।
और उसके बाहर, उस परिनालिका के बाहर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं हुआ। तो आइए धारावाही परिनालिका का और डिटेल से अध्ययन करें। तो क्या कर देते हैं भाई, जो हमारे पास सोलिनॉइड थी, ये सोलिनॉइड है भाई हमारे पास, हेलिक्स है। ये देखिए, हमने समझने के लिए इसको बहुत दूर दूर इसके राउंड दिखा रखे हैं। ये देखिए, पृथक्कृत तांबे के तार को अचानक किसी कार्डबोर्ड के बेलनाकार नली में या चीनी मिट्टी की बेलनाकार नली में उस तार को उसके ऊपर से लपेट करके अनेक फेरों वाली एक कुंडलनी है, इसको हम हेलिक्स कहेंगे। उसके दो सिरे बचे और उससे हमने क्या कर दिया, एक सेल या बैटरी जोड़ दी ताकि इसमें करंट फ्लो हो गई आई। और करंट की डायरेक्शन ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब इसका एक सिरा एन पोल बन गया और दूसरा क्या बन जाएगा, एस पोल। ये एन पोल की तरह काम करेगा, दूसरा एस पोल की तरह काम करेगा। अब मान लेते हैं कि इस धारावाही परिनालिका, इसमें करंट फ्लो होगी, ये मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। मैग्नेटिक डाइपोल बन गया तो इसके अंदर ही अंदर, यहां ये एक्सिस के अलोंग अंदर ही अंदर मैग्नेटिक फील्ड हुआ, यहां बाहर कोई भी फील्ड नहीं हुआ। तो मान लिया इस परिनालिका की लंबाई कितनी मान ली हमने, एल, और इसमें कुल कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन। ये ध्यान देखिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। इसकी लेंथ होगी, लेंथ का मतलब यहां से यहां तक, ये लेंथ होगी एल, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन। तो हम क्या कर देते हैं, इस धारावाही परिनालिका के यूनिट लेंथ में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल फेरों की संख्या बट्टा उस परिनालिका की लंबाई। स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखो इस परिनालिका में करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई, ये देखिएगा, ये आई इंटर कर रही इस राउंड में, एक राउंड में कितनी करंट है, आई, यहां से ऊपर को जा रही है और फिर नीचे को आ रही है। ऐसे ही फिर दूसरे फेरे में भी आई गई, आगे को बढ़ी, फिर तीसरे फेरे में भी आई, अप टू सोन, ऐसा चलता रहा। तो जब एक फेरे में आई करंट फ्लो हो रही है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल एन, ये लिखा हुआ है कैपिटल एन। तो उन टोटल फेरों के कारण कितनी करंट मिलेगी, एक फेरे में धारा गुणा कुल फेरों की संख्या। और यहां पर कैपिटल एन हमारे पास है, कैपिटल एन इज इक्वल टू कितना, स्मॉल एन इंटू एल। कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एल, कैपिटल एन का मान रख दीजिए। तो इस परिनालिका में कुल धारा कितनी मिली, एक फेरे में आई तो एन फेरों में, कैपिटल एन फेरों में एन आई, कैपिटल एन का मान रखा तो ये आ गया टोटल करंट थ्रो सोलिनॉइड, कैपिटल आई इज इक्वल टू एन इंटू एल इंटू आई। नंबर सेकेंड स्टेप हो गया। अब थोड़ा ध्यान ये रखना है कि हमको इस सोलिनॉइड के अंदर अक्ष के अनुदिश मध्य में, यहां परिनालिका के अंदर मध्य में, यहां अंदर ही अंदर, यहां मध्य में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एम्पियर्स सर्किटल लॉ का हेल्प लेंगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम है किसी बंद पथ के वक्र के सीमा पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ में प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है, पीछे पढ़ लिया है। और यह भी कह दिया है कि एम्पियर का परिपथी नियम ठीक स्थिर विद्युतिकी के लिए गाउस लॉ की तरह है। गाउस लॉ था फाई
चुंबकीय विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू किसी बंद पृष्ठ से बद्ध नेट विद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ के द्वारा कितना आवेश उस पर घिरा हुआ है, उस आवेश का 1/ε0 टाइम्स फाई इज इक्वल टू Q/ε0, ऐसा पढ़ा था। अब हमने इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या करा, ये परिनालिका है भाई, ये इतनी लेंथ है, ये परिनालिका है। ये इस परिनालिका के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमने क्या करा कि इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, हमने एक L लंबाई के, क्या करा हमने, L लंबाई के एक आयताकार पथ की कल्पना कर दी। आयताकार पथ ये है, देखो ये बंद पथ है, ABCD। इसके अंदर ही अंदर हमने एक आयताकार बंद पथ की कल्पना कर दी। इसका AB वाला साइड इस सोलिनॉइड के इनसाइड है, अंदर है, और BC चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है और ये उसके परपेंडिकुलर है, और ये DA भी परपेंडिकुलर है, और एक साइड ही देखो CD, ये कहां है, आउटसाइड टू द सोलिनॉइड। तो हम क्या करते हैं, इस धारावाही परिनालिका के अक्ष में अंदर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमने एक आयताकार बंद पथ की इमेजिनेशन की है, और उस बंद पथ को हम क्या कह देते हैं, ABCD, और उसकी लंबाई कितनी ले लेते हैं भाई, इस बंद पथ की लंबाई हमने कितनी ले ली, L, यहां से यहां तक की लंबाई L, और बाद में इसको सोलिनॉइड की लेंथ के इक्वल कर देंगे। ये सबकी बात समझ में आ जानी चाहिए। तो इस बंद पथ ABCD में हम क्या कर देते हैं, आप एम्पियर का परिपथी नियम लगा देते हैं। एम्पियर के परिपथी नियम के अनुसार इस आयताकार बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द क्लोज्ड लूप ABCD मीन्स B डॉट DL इज इक्वल टू μ0I। इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I सपोज एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, उस करंट के μ0 टाइम्स होएगी। तो इस बंद पथ ABCD से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है B डॉट DL, वेक्टर B डॉट DL है। ये देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, छोटी छोटी चीजों को आप गलत मत लिखिएगा, गलत मत सुनिएगा। B डॉट DL इज इक्वल टू μ0I, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ है। अब हमने टोटल करंट I है, इस टोटल करंट I को हमने ऊपर निकाला है, देखिएगा टोटल करंट I है स्मॉल n इंटू L इंटू I, उसकी वैल्यू पुट कर दी, इसको थर्ड स्टेप कह दिया। ये ध्यान रखना, ये थर्ड स्टेप आ गया हमारा। अब इस क्लोज्ड जो रूट है, बंद पथ है ABCDA, इसको हम चार भागों में तोड़ते हैं। एक भाग है AB, दूसरा भाग है BC, तीसरा भाग है CD, और चौथा भाग है DA। होल क्लोज्ड रेक्टेंगुलर जो रूट है, उसके लिए हम इसको इस बंद पथ ABCD के लिए, इसका मतलब बंद पथ होता है, इस साइन का मतलब ये क्लोज, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू
ए बी पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, धन बी सी पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, धन सी डी पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन, धन डी ए पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का, 4 भागों में ए बी सी सी डी और डी ए। आप थोड़ा ध्यान और दे दीजिएगा। ए बी के लिए, इसके लिए मैं यहीं पर डिस्कस कर दे रहा हूं, आगे लिखेंगे इसको। ए बी पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये देखिएगा, वेक्टर बी डॉट डी एल फॉर ए बी इज इक्वल टू, इसको हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, वेक्टर बी दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड डॉट ये लेंथ वेक्टर है भाई डी एल, इज इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी कॉस थीटा, ठीक ऐसे ही बी डी एल कॉस थीटा, ऐसा आ गया। ये देखिए वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा, यहां पर वही लिख दिया है बी डी एल कॉस थीटा, और इसके लिए थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ 0, क्योंकि जहां को मैग्नेटिक फील्ड है, जहां को मैग्नेटिक फील्ड है वहीं को डीएल भी की डायरेक्शन भी है, मतलब बी की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल हैं दोनों, थीटा इज इक्वल टू 0, देन दिस इज वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का लाइन इंटीग्रल अलोंग ए बी, ये आ गया ए बी बी डी एल। अब दूसरे बी सी और सी डी को समझिएगा। बी सी और सी डी को समझने के लिए ये देखिएगा, अलोंग बी सी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा, ये 0 हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 है, इसके लिए डिस्कस कर दिया है भाई। सिमिलरली लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल अलोंग सी डी, ये भी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड यहां पर 0 होता है, बी इज इक्वल टू 0। किसके लिए? इस वाले के लिए। ये सी डी आउटसाइड है तो यहां मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो बी डी एल का मतलब सी डी की लेंथ हुई, वो 0 हो गया। सिमिलरली आइए डी ए, डी ए क्या है भाई? बी डॉट डी एल चुंबकीय क्षेत्र का लाइन इंटीग्रल, किसके अलोंग? डी ए के अलोंग। ये हो गया बी डी एल डी ए के अलोंग, ये बी सी के अलोंग, ये सी डी के अलोंग 0, ये भी 0 हो गया क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90। ये सबकी समझ में आ जाना चाहिए, यही मेन चीज है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज्ड रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना था? म्यू 0 आई, म्यू 0 का मतलब म्यू 0 एन एल आई, और इसकी वैल्यू केवल बच गई है लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल, किसके अलोंग? केवल ये ए बी सी डी का ए बी के अलोंग बच रहा है, वो बी डॉट डी एल, बी डी एल कॉस 0 था, ये बी इंटू डी एल। डी एल का यहां पर डी एल का जो इंटीग्रल होगा एल, तो b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई इंटू एल, एल एल कैंसिल हो गया, b इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई। तो इसको नंबर 12 कह दे रहे हैं। इससे पहले हमने फार्मूले के रूप में 11 चीजें पढ़ी थी। इसका मतलब धारावाही परिनालिका के अंदर अक्ष के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र b इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई। ध्यान रखना है यहां पर n इज इक्वल टू कैपिटल N, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स हैं भाई, ये भी ध्यान रखना है, पीछे पढ़ लिया है। अब इस पे हम 2-3 चीजों का डिस्कशन करते हैं। धारावाही परिनालिका के अंदर अक्ष में मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी सी है, एक्चुअली ये बी सी है, म्यू 0 एन आई।
नंबर ए, धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष के अनुदिश मध्य में चुंबकीय क्षेत्र होता है BC, जो हमने ऊपर निकाला है μ0n। यदि हम क्या कर दें, इस धारावाही परिनालिका के सिरों पर आ जाए, देखिएगा, एट द एंड ऑफ द सोलिनॉइड, इसके कहां आ जाए, इस सिरे और इस सिरे, मतलब पोल्स पे, एक को हम नॉर्थ कहेंगे, दूसरे को साउथ। ये सिरों पर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। कितना कम होता है भाई? जो परिनालिका के मध्य बिंदु पर होता है उसका ठीक आधा, ठीक हाफ कर देंगे तो परिनालिका के कहां, धारावाही परिनालिका के सिरों पर, BED लिखा है, मतलब सिरों पर, एंड पे, ठीक मध्य का हाफ μ0ni/2 होता है भाई। और तीसरी चीज, धारावाही परिनालिका के बाहर, आउटसाइड टू द सोलिनॉइड, नो मैग्नेटिक फील्ड, B out = 0। ये तीन चीजें याद रखिएगा। धारावाही परिनालिका होगी, फिर से परिनालिका का मतलब एक पृथक्कृत तांबे के तार को एक बेलन नुमा छड़ के ऊपर हम लपेटते लपेटते, आपस में सटाकर लपेटते लपेटते एक स्प्रिंग जैसा बन जाएगा, मतलब हेलेक्स जिसको हम कहते हैं, कुंडलिनी जिसको कहते हैं, वो परिनालिका, उसमें करंट फ्लो करेंगे, धारावाही परिनालिका होगी। अब धारावाही परिनालिका के कारण आपको उस धारावाही परिनालिका की लंबाई L मान लेना, उसमें करंट I मान लेना, उसकी यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n = N/L हो गया। तो उसके अक्ष में भीतर मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र कम से कम याद रखिएगा सब लोग, μ0ni, स्मॉल n यहां पर N/L है, और सिरों पर ठीक उसका आधा। केवल आपको इतना काम करना है। आइए अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्या, टोराइड। मतलब टोराइड क्या है, पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिएगा, टोराइड वास्तव में क्या है, परिनालिका को यदि हम एक वृत्तीय रूप में मोड़ते जाए, जैसे हम पाइप को, पानी वाला रबड़ का पाइप मोड़ करके सर्कुलर शेप देते हुए कॉइल बना देते हैं, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, पाइप के ऊपर पाइप, पाइप के ऊपर, ऐसे। ठीक ऐसा ही एक टोराइड है। टोराइड का अर्थ हो गया कि एक लंबी परिनालिका को हम मोड़ करके उसको सर्कुलर शेप दे दें। ये दे रखा है, देखो, ये परिनालिका थी, यदि हम इसको खोलेंगे तो ये सोलिनॉइड ऐसा मिलेगा, उसको हमने सर्कुलर शेप, इसमें करंट फ्लो कर दिया, बस ये हो गया हमारा टोराइड। टोराइड मीन्स एंडलेस सोलिनॉइड, सिरे विहीन धारावाही, सिरे विहीन जो है धारावाही परिनालिका है, क्योंकि हमको तो मैग्नेटिक फील्ड धारावाही टोराइड के कारण, धारावाही परिनालिका के कारण निकालना है। मान लें इस टोराइड में हम क्या कर दें, धारा प्रवाहित कर दें, तो इसके अंदर ही अंदर अलोंग एक्सेस क्या क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। समझिएगा, निकाल लेते हैं। ये टोराइड है भाई, इसका ये तार के दो भाग बचे, एक इधर से बचा, एक इधर से बचा। इससे हमने क्या कर दी, एक बैटरी शेल जोड़ दी, तो इसमें करंट फ्लो हो गई। कैसे, क्लॉकवाइज ऐसे। मान ले टोराइड में करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई, और इस टोराइड की त्रिज्या मान लिया हमने r। रेडियस ऑफ द टोराइड कितनी होगी, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक r। तो इस टोराइड की लंबाई कितनी हुई, लंबाई का मतलब ये सरकमफ्रेंस, ये यहां से यहां तक है, ये परिधि हुई कि नहीं, तो 2πr। टोराइड की कुल लंबाई का मतलब इसकी सरकमफ्रेंस से मतलब है 2πr। अब मान लेते हैं कि टोराइड के यूनिट लेंथ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, स्मॉल n। तो इस टोराइड की लेंथ तो है 2πr, तो इतनी लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, कैपिटल N, उसको कह देंगे कैपिटल N =
स्मॉल एन इंटू टू पाई आर। परिनालिका में कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एल, एल लेंथ एल, यहां टोराइड की लेंथ कितनी है 2 पाई आर। ये ध्यान रखना है, बस इतना ही थोड़ा सा समझ लेना है और कुछ भी नहीं है। टोराइड में प्रवाहित धारा कितनी हुई भाई, आई, ये देखिए आई। एक फेरे में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई। ऐसे दूसरे में आई, तीसरे में आई, चौथे में आई, पांचवें में आई। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, कैपिटल एन। तो इसमें टोटल करंट कितनी मिलेगी भाई, आई इज इक्वल टू कैपिटल एन इंटू आई। कैपिटल एन की वैल्यू पुट कर दीजिए, कैपिटल एन है स्मॉल एन इंटू 2 पाई आर इंटू आई। बस ये करंट होगी। अब इस टोराइड क्या है, ये बंद पथ बना रहा है, तो एम्पियर से सर्किटल लॉ लगा दीजिए। इस टोराइड के लिए हम एम्पियर से सर्किटल लॉ लगा देंगे। तो इस टोराइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा बी डॉट डी एल, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई। बी को बाहर कर दीजिए कांस्टेंट, ये बी डी एल कॉस जीरो बी डी एल के इक्वल होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस जीरो आएगा, क्योंकि बी और डी एल सेम डायरेक्शन में होते हैं, ये भी ध्यान रखना। थीटा इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो बी डी एल इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन इंटू स्मॉल एन इंटू 2 पाई आर इंटू आई। अब डी एल इज इक्वल टू कितना हुआ, इंटीग्रल डी एल इज इक्वल टू कितना हुआ 2 पाई आर। इसकी सरकमफ्रेंस है भाई, ये सरकमफ्रेंस है। तो बी इंटू 2 पाई आर, डी एल का मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू जीरो एन इंटू 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर कैंसिल। सो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, सेम सोलिनाइड की तरह आ गया। ये देखिए, ये नंबर 14 चीज कह रही है, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना है कि जो स्मॉल एन है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2 पाई आर। परिनालिका में तो स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल था, और टोराइड में स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर है। अब थोड़ा सा इसमें भी हम 3 बिंदुओं पर जिक्र करेंगे। टोराइड के भीतर ही भीतर अक्ष के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाल दिया, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। टोराइड के अंदर केंद्र की ओर बीच में जो खाली स्थान पड़ा हुआ है उसमें देखना, टोराइड के अंदर खाली स्थान जो पड़ा है उसके तरफ देखना। ये खाली स्थान है, देखिए केंद्र की तरफ। यहां नो मैग्नेटिक फील्ड, यहां कोई भी फील्ड नहीं होता है, ध्यान रखना। और टोराइड के बाहर के खाली, ये नंबर 1 कह रखा है मैंने, ये नंबर 2 कह रखा है, और बाहर वाले को नंबर 3 कह रखा है। बाहर खाली स्थान में भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, अंदर खाली स्थान में भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। केवल अंदर ही अंदर एलोंग एक्सेस, टोराइड के एक्सेस अंदर ही अंदर एलोंग एक्सेस मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। ये टोराइड हो गया भाई। टोराइड के अक्ष में भीतर से चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन। नंबर 14, 2 चीजें होंगी। धारावाही परिनालिका एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरफ बिहेवियर है उसका। सिमिलरली धारावाही एक टोराइड है, उसका बिहेवियर भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह है, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह है। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, मतलब चुंबक के कारण वो चुंबक बन गई है। धारावाही परिनालिका भी चुंबक की तरह काम कर रही है, टोराइड भी चुंबक की तरह काम कर रही है। तो हमने पढ़ा है कि चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कहां कहां निकाला, परिनालिका के भीतर ही भीतर अक्ष के अनुदिश और परिनालिका के सिरों पर। और दूसरा हमने कहां निकाला मैग्नेटिक फील्ड, किसके लिए निकाला मैग्नेटिक फील्ड, टोराइड के लिए। टोराइड के लिए अलोंग एक्सेस ही निकलता है, बाहर खाली स्थान पे नहीं आता है। अब हम अगला और महत्वपूर्ण टॉपिक पे स्टडी कर रहे हैं। एक करंट कैरिंग लूप लेते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, वो भी डाइपोल ही हुआ भाई। तो उसके बल युग्म को पढ़ते हैं और उसके बल युग्म का
आघूर्ण पढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और 5 नंबर का आता है भाई उससे तो, और उसका यूज भी बहुत जगह है, क्योंकि हम आगे धारामापी पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर पढ़ेंगे, मतलब गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस लूप, धारावाही लूप के लिए जब हम उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एक बलयुग्म पेयर ऑफ फोर्स क्रिएट होता है, पेयर ऑफ फोर्स क्रिएट होता है तो टॉर्क भी क्रिएट होगा, बलाघूर्ण मिलेगा। तो उस पर अध्ययन करते हैं आगे आगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली मीन्स लूप में लगने वाला बल तथा उस बलयुग्म और उसका आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली का मतलब लूप में लगने वाले बलयुग्म और उस बलयुग्म का आघूर्ण का स्टडी करना है। बढ़िया से समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। लॉज हमको समझ में आना चाहिए, बी एफ बी आई के लिए लॉज हमारे समझ में आने चाहिए, बी और आई के लिए लॉज समझ में आने चाहिए, क्योंकि यहां पर ये जो डायग्राम हम यूज करेंगे ये सीधे सीधे समझ में नहीं आ पाएंगे, तो इसके लिए आपको सब के सब नियम लगाने आने चाहिए। तो देखिएगा, मान लें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है भाई, ये देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग एक्स एक्सेस माना है हमने। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में एक आयताकार कुंडली है जिसको हम लूप कहेंगे। ये देखिए, ये पी क्यू आर एस एक आयताकार लूप है, कुंडली है, मतलब आयताकार कुंडली है। कुंडली आयताकार होती है, वृत्ताकार होती है, वर्गाकार होती है, ये सब कुंडलियों का शेप है भाई। और इसमें हमने करंट फ्लो कर रखी है, देखो करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। और ये कुंडली का अक्ष, लूप का अक्ष है। इस अक्ष के परितः यदि बलयुग्म क्रिएट होगा तो ये रोटेट करेगा, घूमने का प्रयास करेगा। मान लिया इस कुंडली के तल पर हम अभिलंब खींच देंगे, कुंडली के तल पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इफ वी ड्रॉ नॉर्मल इन द प्लेन ऑफ लूप, और वो प्लेन ऑफ लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से थीटा एंगल पर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए ये नॉर्मल है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। कौन वाला, ये वाला नहीं, ये वाला छोड़िए, ये बी की डायरेक्शन ये है ना, ये एंगल ये वाला है थीटा, ये देखिए ये थीटा है, ये मीन्स ये थीटा है, ये थीटा थीटा यहां भी कह सकते हैं, ठीक है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, और इसको मैं हटा देता हूं, ये थीटा नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से इसके प्लेन पर, इसके तल पर जो अभिलंब खींचा है वो थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। अब देखिएगा, इस लूप की, इस आयताकार लूप की पी क्यू ये चौड़ाई वाली भुजा है और ये आर एस ये भी चौड़ाई वाली भुजा है। इसको हम कह रहे हैं स्मॉल बी। ये पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू स्मॉल बी। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू,
ये चौड़ाई वाली भुजा है। चौड़ाई वाली भुजा भी जब भुजाओं की लंबाई मतलब लेंथ जो हुई बी के ब्रेथ हुई है ब्रेथ, और इसकी दो भुजाएं हैं पी एस इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू ये एल, ये भी एल, और लेंथ वाली साइड कौन है मैं उसको भी लिख दे रहा हूं। लंबाई वाली भुजाएं हैं इसकी पी एस इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू एल। अब सुनिएगा भाई, लूप की चौड़ाई वाली भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के लंबा, हर साइड इसकी लंबी वाली भी चौड़ी वाली भी प्रत्येक भुजा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, तो प्रत्येक भुजा पर बल लगेगा। चौड़ाई वाली प्रत्येक भुजा पर लगने वाला बल, चौड़ाई वाली एक ये है और दूसरी ये है। इस पी क्यू और आर एस चौड़ाई वाली भुजाओं पर लगने वाला बल, इसको पी क्यू को मैंने नंबर 1 कह देता हूं, इसको नंबर इस लंबाई वाली को 2 कह देता हूं, इस चौड़ाई वाली को नंबर 3 कह देता हूं, और इस लंबाई वाली को फिर से नंबर 4 कह देता हूं। 4 साइड्स है इसकी, 2 लंबाई वाली, 2 और 4 तो लंबाई वाली साइड है, और 1 और 3 चौड़ाई वाली साइड है। प्रत्येक चौड़ाई वाली भुजा पर मतलब पी क्यू और आर एस पर लगने वाला बल एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा पड़ा हुआ है। एफ इज आई, एल के बदले स्मॉल बी चौड़ाई लेंगे, बी साइन थीटा, साइन क्या होता है 90, क्योंकि प्रत्येक चौड़ाई और लंबाई वाली भुजा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। ये चौड़ाई वाली भुजाओं पर लगने वाला बल हो गया भाई नंबर फर्स्ट स्टेप। चूंकि ये दोनों बल F1 और F3 मॉड F1 इज इक्वल टू मॉड F3 इज इक्वल टू सेम है, ये एक दूसरे के बराबर और विपरीत तो हैं। इस चौड़ाई वाली भुजा पर सपोज ऊपर को बल लगा तो इस चौड़ाई वाली भुजा पर उसी सीध में नीचे को, दोनों बल बराबर और विपरीत तो हैं ही हैं, साथ ही उनकी लाइन ऑफ एक्शन, उनकी क्रिया रेखाएं बिल्कुल एक सीध में होंगी। तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। दे आर कैंसिल टू F1 and F3 are equal and opposite and their line of action of force in same direction, मतलब लीनियर होगी, एक ही सीध में होंगी वो लाइन ऑफ एक्शन, सो दे आर कैंसिल टू ईच अदर। ये दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को बिल्कुल कैंसिल आउट कर देंगे, निरस्त कर देंगे। बट जो लेंथ वाली साइड है, लेंथ वाली साइड देखिएगा, लेंथ वाली साइड एक तो है क्यू आर जिसकी लेंथ है एल, मतलब साइड नंबर 2, और दूसरी साइड है पी एस साइड नंबर 4, इसकी लेंथ भी एल है। इन दोनों पर भी बल इक्वल एंड अपोजिट लगेंगे भाई। कितनी, जिसको हम F2 और F4 कह रहे हैं, इन पर भी बल इक्वल एंड अपोजिट होंगे। सो F2 मॉड F2 इज इक्वल टू मॉड F4, मॉड के रूप में, परिमाण के रूप में मैंने लिखा हुआ आई एल बी साइन थीटा, थीटा फिर से 90 तो आई एल बी। अब ध्यान ये रखना है कि ये दोनों बल बराबर और विपरीत तो है, परंतु इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक सीध में नहीं है, वो लीनियर नहीं है, एक सीध में नहीं है। मतलब इनकी लाइन ऑफ एक्शन कैसे है देखना, ये देखिए, ये जो दूसरी साइड है मतलब एक लेंथ वाली साइड है, इस पर फोर्स F2 ऐसे लग रहा है, F2 इज इक्वल टू F है, और दूसरी साइड ये देखिए, इस पर भी बल F4 इज इक्वल टू F, ILB तो लग रहा है, परंतु इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, देखो इधर को, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन नीचे को, इसकी लाइन ऑफ एक्शन नीचे को, उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऊपर को। ये एक सीध में, इसकी ये और ये एक सीध में नहीं है, तो ये क्या फॉर्म कर दिए हैं, एक पेयर ऑफ फोर्स क्रिएट कर दिए। F2 एंड F4 आर इक्वल एंड अपोजिट, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। ये अलग अलग है, इनकी क्रिया रेखाएं अलग, इसकी क्रिया रेखा ये है, इसकी क्रिया रेखा, तो इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, एक
पेयर ऑफ फोर्स क्रिएट कर, बल युग्म क्रिएट कर दिया। युग्म मीन्स जोड़ा, पेयर, कपुल। तो कपल क्रिएट हो गया। तो कपल क्रिएट होने का मतलब ये दोनों बल एक कपल को क्रिएट करेंगे, तो इससे एक आघूर्ण मिलेगा, उस बल युग्म का आघूर्ण मिलेगा, उस बल युग्म के आघूर्ण से ये कुंडली अक्ष के परितः घूमने का प्रयास करेगी। घूमने का प्रयास करेगी तो हम बल आघूर्ण निकालते हैं। किसका? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली में लगने वाला बलयुग्म तो हमने पढ़ दिया। अब इस बलयुग्म का आघूर्ण निकालते हैं, टॉर्क निकालते हैं। मतलब देखिएगा, टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे। ये देखिए, हमने बलयुग्म पढ़ा है, पेयर ऑफ फोर्स पढ़ा है। ये रॉड है, इस पर एक बल सपोज ऊपर को लग रहा है, दूसरा बल दूसरे सिरे पर इतना ही, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन। ये भी एफ है और ये भी एफ है। ये दो बल है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऊपर को है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये डाउनवर्ड है। इन दोनों बलों, एक बल ऊपर को और दूसरा बल, इन दोनों बलों के बीच की ये है लंबवत दूरी। सपोज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, एल। देन टाउ इज इक्वल टू बल युग्म का आघूर्ण बराबर इन दोनों बलों में से एक बल गुणा इनके बीच की लंबवत दूरी। ये टॉर्क होता है भाई। तो ठीक यही इसमें हो रहा है। किसमें? ये कुंडली लूप, धारावाही आयताकार लूप, जब उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं तो उसमें भी एक पेयर ऑफ फोर्स क्रिएट हो जा रहा है। उस पेयर ऑफ फोर्स का हमको टॉर्क निकालना है। तो क्या करेंगे, उसको ऐसे समझिएगा। निकालते हैं उसको। देखिए, ये देखिए, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भाई, बी। ये हमारी पी क्यू आर एस कॉयल थी। इसके प्लेन पे हमने ये नॉर्मल ड्रॉ करा है। ये नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। इस कुंडली की को हम चौड़ाई वाली भुजा की तरफ से देख रहे हैं। ये भी ध्यान देना इस डायग्राम से। तो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू बी था, ब्रेथ थी ये, ब्रेथ। और पी एस इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू लेंथ थी। लेंथ वाली दो साइडें हमको छोटी दिख रही है, देखो बिंदु के आकार की दिख रही है, ये और ये। क्यों दिख रही है? क्योंकि हम ब्रेथ वाली साइड से देख रहे हैं, उसकी सीध से देख रहे हैं, इसलिए बिंदु जैसे लेंथ वाली साइड बिंदु जैसी दिख रही है। तो इस लंबाई वाली सिरे पर एक बल ये लग रहा है ऊपर को मान लीजिए इस डायग्राम के अनुसार, और दूसरी लेंथ वाली साइड पर नीचे को एक फोर्स ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा फोर्स ऐसे डाउनवर्ड। ये लाइन ऑफ एक्शन है। ये दो, एक फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन नीचे को, दूसरे की लाइन ऑफ एक्शन ऊपर को। तो ये पेयर ऑफ फोर्स क्रिएट हो गया। इन पेयर ऑफ फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है कितनी? ये क्यू सी या पी, यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो हमको टॉर्क निकालने के लिए क्या करना है? कुंडली के बल युग्म का आघूर्ण बराबर एक बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो इस डायग्राम में आ जाइए। इस डायग्राम में, चित्र में, इस ट्रायंगल में आइए। इसको मैं P कह रहा हूं, या तो P कहिए या S कहिए। ऐसे ही इसको या तो Q कहिए या R। Q और R बिल्कुल एक बिंदु पर जैसा मान लीजिए, है नहीं? तो क्या हो गया? इस ट्रायंगल PCQ में ये थीटा है, ये थीटा है,
थीटा ई, और थीटा के सामने लंब होता है, और ये परपेंडिकुलर है 90, ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन पी क्यू। पी क्यू हो गया बी और ये सी क्यू हो गया दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन पी क्यू। तो क्यू सी इज इक्वल टू आ गया हमारा बी साइन थीटा, बी साइन। नाउ टॉर्क टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू क्यू सी। एफ कितना है प्रत्येक लंबी वाली भुजा पर, एफ इज इक्वल टू आई एल बी इंटू बी साइन थीटा। इसको ऐसे लिख दीजिए टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी। यहां पर देखिए लेंथ, कॉयल की लेंथ इंटू ब्रेथ है ये उस लूप का, उस कॉयल, उस लूप का हम रेक्टेंगुलर लूप का एरिया कहेंगे, ए कैपिटल ए। तो एल इंटू बी क्या है एरिया। सो टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। इसको नंबर 15 कह दिया भाई। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार लूप, मतलब वो भी कुंडली ही कहलाती है, पर लगने वाले बल युग्म का गुण टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। इसको आपकी बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा टाउ इज इक्वल टू आई, बाहर कर दीजिए, ए को एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर पीछे हमने पढ़ा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बी चुंबकीय क्षेत्र, एरिया वेक्टर कुंडली के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होता है भाई। आई इंटू ए क्रॉस बी भी कहोगे इसको। इस वाले को टाउ इज इक्वल टू, क्योंकि ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी होता है एरिया वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। अब इस लूप में, इस आयताकार लूप में नंबर ऑफ टर्न्स कितने मान ले एन। ये तो एक फेरा है, देखिए एक तार को हम आयताकार फॉर्म पर लपेटते गए, एक फिर दो फिर तीन, ऐसे अप टू 16। यदि इसमें फेरों की संख्या कितनी हो जाए एन, तब टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। इसको मैं 15 डैश कह दे रहा हूं। अब इस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस कर लेते हैं? यदि ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, का मतलब थीटा इज, थीटा है क्या एक्चुअली, थीटा समझना, थीटा जो है किसी कुंडली के तल पर खींचे गए अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ द कॉइल, वो है थीटा। यही ध्यान रखना है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स नॉर्मल और कुंडली के तल पर खींचा गया नॉर्मल, अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में, मतलब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हुई। लंबवत का मतलब कहीं 90 मत मानिएगा आप। देन थीटा इज इक्वल टू, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 देन टाउ इज इक्वल टू 0। उस पर नो टॉर्क, वॉल्यूम में क्रिएट नहीं होगा। यदि कुंडली को कैसे कर दे, कुंडली के तल पर जो अभिलंब खींचा है उस अभिलंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 90 का एंगल फॉर्म हो जाए, मतलब कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए। देन टाउ मैक्सिमम होगा, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी मीन्स आई ए बी। ये नंबर ऑफ टर्न एक होगा तो आई ए बी, एन होगी तो एन आई ए बी। यदि कुंडली को घुमा दें थीटा इज इक्वल टू 0 से 180 कर दें, मतलब एंटी पैरेलल, देन टाउ इज इक्वल टू फिर से 0। ये
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप, आयताकार लूप या वृत्ताकार लूप, ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करेंगे भाई। इन पर लगने वाले बल युग्म का गुण टाउ इज इक्वल टू IAB sin थीटा या NIAB sin थीटा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यदि टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा, 15 और 15 डैश का रखा है, देखिए एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। इस NIAB यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तब NIA इज इक्वल टू कैपिटल M कहेंगे। यदि नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 1 हो तब IA खाली एक ही हो। इसको कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पड़ा था, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, ठीक ऐसे ही M इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था जैसे, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये लूप क्या करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम होता है इनका। इनके दो पोल्स होंगे जरूर। तब हम क्या करेंगे, टाउ इज इक्वल टू NIAB में साइन थीटा में इस NIA या इस IA का मान क्या रख देंगे, M। तो कुंडली के बल युग्म का आघूर्ण तब क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा। M के बदले कितना है, NIA या IA। इस M को क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, IAB साइन थीटा, या नंबर ऑफ टर्न्स होंगे n तो NIAB साइन थीटा। इस NIA या IA को हम क्या कह देंगे, MB साइन थीटा। 15 डबल डैश कह रखा है, तो एक ही चीज है। टाउ इज इक्वल टू IAB साइन थीटा या टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा या टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, ये एक ही चीज है। ये कुंडली के बल युग्म का आघूर्ण हो गया। अब चूंकि मैग्नेटिक डाइपोल का डिस्कस हम अगले चैप्टर में करेंगे, यहां पर अभी नहीं करेंगे, परंतु इसका हेल्प अगले चैप्टर में लेंगे। जैसे हमने पीछे भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल में ही कह दिया था कि जो जो चीजें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए यहां पर स्टडी कर रहे हैं, सेम वही चीजें हम मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी स्टडी करेंगे। वहां हम विस्तार से अध्ययन नहीं कराऊंगा, ऐसा मैंने बोला था। इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ये मैंने जिक्र करा था। चलिए फिर हम आएंगे आगे मैग्नेटिक डाइपोल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका यूज हम कहां करेंगे, धारा मापी, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन पढ़ेंगे। धारा मापी को किस में कन्वर्ट करेंगे, वोल्ट मीटर में और एमीटर में, तो वहां पर इसका हम यूज करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से ये सोलेनॉइड, टोरॉइड और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली के बल युग्म का आघूर्ण जो निकाला, इनका अच्छे से अध्ययन करिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक बारी स्टडी करिए, 2 बारी स्टडी करिए, 3 बारी स्टडी करिए। यदि उसके बाद भी बुक्स को कंसर्न कीजिए, यदि उसके बाद भी आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे क्या समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करिए। मैं फिर से आपको डिटेल से समय मिलने पर इसके बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। शेष आगे की चीजों का अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे।